नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडुटेरिया के समर्पण सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग समर्पण सीरीज का टेस्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जो कि बीपीएससी 71 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये टेस्ट सीरीज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, लेकिन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी मीडियम के टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल रहता है। तो हम लोग पीडीएफ का जो मुहैया आपको करवा देंगे, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका 1 से लेकर 8 तक जो टेस्ट सीरीज है अलग अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल स्टडी लूप को विजिट कीजिए और वहां से सभी टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहला नंबर का प्रश्न क्या है? मिलान करें। ठीक है, मिलान करें से संबंधित है। पहला आपका सूची 1 में समितियां दिया हुआ है और सूची 2 में विषय दिया गया है। तो समितियां को उस विषय से मिलान करना है। तो पहला आपका क्या है? भंडारी समिति। भंडारी समिति का किन से हो जाएगा? वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है, यानी कि आपका ए का 4 हो जाएगा। दूसरा है स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे? वो जनसंख्या नीति से संबंधित है, यानी कि बी का आपका 3 हो जाएगा। तीसरा है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का किससे संबंधित है? वो है आपका भुगतान संतुलन से संबंधित है विषय। और लास्ट आपका राजा चैलिया समिति, वो कर सुधार से संबंधित है, यानी कि आपका ए का 4 हो गया है, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में देखिए सही कूट दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी पहला नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी हम इसका आंसर बताएंगे वो एडुटेरिया के सॉल्यूशन दिया हुआ है, उससे हम बता रहे हैं। अगर आपको जहाँ लगे कि हमने गलत बताया तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसका आंसर पता कीजिएगा आखिर सही क्या है। हम तो बस इसका आंसर जो पीडीएफ है उसके द्वारा हम आपको आंसर बता रहे हैं, और टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों का पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा है पूरा। पूरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये प्रारूप जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है विजन 2020 में पूरा, यानी कि पूरा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया के संकल्पना दिया गया था। और इसके अंतर्गत उन्होंने भारत के समुचित विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की बात की थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है यह सुविधा जो है प्रस्तावित किया गया था पूरा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दूसरा नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से आय की गणना की? तो वैज्ञानिक दृष्टि से आय की गणना किए थे वी.के.आर.वी. राव। कौन वैज्ञानिक का नाम है? वी.के.आर.वी. राव, जो कि आपको है पहले वैज्ञानिक दृष्टि से आय की गणना की थी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले वी.के.आर.वी. राव जो है, यानी कि विजयकेंद्र कस्तूरी रंगा वदराजा राव द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई। और यद्यपि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है 1867-68 में किया गया था। ठीक है, इनके आकलन के अनुसार भारत में जो है 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपये थी। कितना थे? 20 रुपये थे इनके गणना के अनुसार। किनके गणना के अनुसार? दादा भाई नौरोजी के गणना के अनुसार। सो वी.के.आर.वी. राव इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से आय की गणना की। 4 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है। तो आर्थिक समृद्धि में कौन कौन शामिल किया जाता है? पहला आपका राष्ट्रीय आय, दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, चौथा है पूंजी निर्माण के दौर और पांचवा है जीवन स्तर में सुधार। तो कौन कौन शामिल किया जाता है? वो शामिल किया जाता है पहला आपका राष्ट्रीय आय, दूसरा शामिल किया जाता है आपका सकल घरेलू उत्पाद और तीसरा शामिल किया जाता है प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन। ये तीनों जो है आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है। तो केवल 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न देखिए कि मुद्रा संकुचन होता है। तो मुद्रा संकुचन का आशय क्या है? मुद्रा संकुचन जब होता है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाए, तब मुद्रा संकुचन होता है, यानी 5 नंबर का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? जुड़वा घाटा का आशय यह है, यानी कि मतलब यह है कि राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा जब दोनों होता है तो उसे हम लोग जुड़वा घाटा कहते हैं, यानी कि 6 नंबर का भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ असंदिग्ध रूप से ब्याज दर में बढ़ाने में सहायक करती है? ठीक, सहायता करती है असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में, और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन यानी कि एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है। तो वो होता है आपका संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। ठीक है, इस नीतियाँ के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 8वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है सेट नंबर 9 का कि फिलिप्स वर्ग संबंध दर्शाता है। तो फिलिप्स वर्ग जो है संबंध दर्शाता है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी, ये दोनों का फिलिप्स वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी 8 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर का प्रश्न है कि पूंजी खाते के घटक में शामिल हैं। तो पूंजी खाते के घटक में शामिल है प्रत्यक्ष निवेश भी, पोर्टफोलियो निवेश भी, विदेशी ऋण भी और विदेशी सहायता। ये चारों जो है वो पूंजी खाते के घटक में शामिल हैं। सो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर के प्रश्न का। 10वां नंबर का प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना शब्द किस देश से लिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना शब्द जो है वो सोवियत संघ से लिया गया था। सोवियत संघ यानी
कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 10वां नंबर के प्रश्न का। 11 नंबर का प्रश्न है कि बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त निव्वल आय खाली स्थान को भरें, तो उसमें जो होगा मूल्यह्रास होगा। घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास यानी ऑप्शन नंबर सी 11 नंबर के प्रश्न का सही आपका वर्ड है, जो खाली स्थान पर सही वर्ड वही होगा। 12 है कि सूची 1 में आपको सूची 2 से सुमेलित करना है, तो सूची 1 में आपका लेखक का नाम है, सूची 2 में पुस्तक का नाम दिया हुआ है। तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके जो पुस्तक का नाम क्या है, उनका पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, यानी कि एक आखिरी हो जाएगा। रमेश चंद्र दत्त का जो है क्या चीज नाम है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनके पुस्तक का नाम है, यानी कि बी का 1। और बेडेन पावेल द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि सी का आपका जो है 1 हो जाएगा। तो 3, 2, 1 आपका जो है करेक्ट मिलान है, तो 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर के प्रश्न का। घबराइए नहीं, सब आपको जो है आंसर वो सब सही है, जो कि आपका आंसर के हिसाब से बताया जा रहा है। 13 नंबर का प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अर्थव्यवस्था में केवल सरकार उत्पादन एवं वितरण को नियंत्रित करती है, तो नहीं दोस्तों, ये आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। इसमें जो है 3 प्रश्नों का उत्तर देती है सरकार की, क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार का वितरण हो और किस प्रकार से उत्पादन हो, ठीक है। तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर देती है, तो सिर्फ 2 चीज़ दिया हुआ, तो यह कारण यह फॉल्स है। इस अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका अच्छा उत्पादन हो सकता है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में सरकार से रिलेटेड आपका पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा और तीसरा सही है। सो केवल 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी 13 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये आपका इंग्लिश से रिलेटेड आपका प्रश्न है, यानी कि इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर का प्रश्न कि भारत में शुरू किया गया भू सुधार पद्धति के उद्देश्य में शामिल है, यानी कि शामिल था। आपको देखना है कि बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना, यह भू सुधार पद्धति के उद्देश्य में शामिल था। बड़े भूस्वामियों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, यह भी आपका शामिल था। पूर्ण रूप से बड़े भूस्वामियों को भूमि के मालिकाना हक से बेदखल कर देना, यह आपका शामिल नहीं था भू सुधार पद्धति के उद्देश्य में, यानी कि तीसरा फॉल्स है। तो केवल 1 और 2 सही कथन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर के प्रश्न का। 15 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग, यानी कि प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था, तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य, ठीक है, ना कि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया, यह स्टेटमेंट ट्रू है। हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों को प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ, यह भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो सत्य कथन 2 और 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 15 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि आयात प्रतिस्थापन नीति का अर्थ, यानी कि उद्देश्य क्या है। आयात प्रतिस्थापन नीति का इसका उद्देश्य होता है आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं को पूर्ति करना, ये इसका उद्देश्य है। सो ऑप्शन नंबर ए 16 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है क्या नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। नाबार्ड इसकी स्थापना 1982 में की गई, यही सही कथन है। यह संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था, यह भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। यह सामाजिक बैंकिंग का उदाहरण है, यह भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। यानी 17 का 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 18 है कि ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में निम्न में से कौन से सही सम्मिलित हैं। कौन कौन सम्मिलित है, वो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्मिलित है, आरआरबी आपका आरआरबी सहकारी सम्मिलित है, व्यावसायिक बैंक और भूमि विकास बैंक, ये चारों जो है ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में सम्मिलित हैं। सो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर के प्रश्न का। 19 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कि जब लोग नौकरियों में संक्रमण कर रहे हैं तो उनके बीच के बेरोजगारी का संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। भारत की कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री जो है संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है केवल 1 सही है दोस्तों, ठीक है। इसे क्या कौन सा बेरोजगारी कहा जाता है अर्थशास्त्री के द्वारा, यह प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी ना कि संरचनात्मक बेरोजगारी। इस कारण से केवल पहला स्टेटमेंट सत्य होगा। सो 19 नंबर का ये राइट आंसर होगा। 20 नंबर का प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय आय शब्द का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय शब्द का आशय होता है कि बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर तथा शुद्ध सब्सिडी घटाकर
घटाकर, यह इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय शब्द का अर्थ राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर के प्रश्न का। भले 20 नंबर के प्रश्न का 21 है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या है, तो उसका है प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है सबसे उपयुक्त माप है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का, यानी ऑप्शन नंबर डी 21 नंबर का राइट आंसर होगा। 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, तो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो पहला है आपका कि खाद्यान्न वितरण, दूसरा है आपका क्या है कि खाद्यान्न की खरीद, खाद्यान्न के बफर स्टॉक का रख रखाव, ये तीनों जो है वो भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूची 1 में आपका क्या दिया हुआ है, बड़े सामंतों की आवंटित भूमि, उसे क्या कहते हैं, उसे जागीरदारी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो एक का ये हो जाएगा। राजस्व पट्टेदारों या तहसीलदारों को आवंटित भूमि, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका जमींदारी प्रथा। और प्रत्येक किसान को भूमि की गई जिसमें उसे उप पट्टे पर देने, बंधक रखने, हस्तांतरित करने, उपहार देने या बेचने का अधिकार था, तो हो जाएगा आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ग्राम स्तर पर एकत्र भू राजस्व, यानी कि वो हो गया आपका महलवाड़ी व्यवस्था, यानी कि आपका ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। आपका जो आंसर किया आपका स्टेट नंबर 9 का है। इस प्रकार से आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस आंसर की में ऑप्शन बी दिया हुआ है सेट नंबर 9 के सॉल्यूशन में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 24 है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को नकारात्मक वृद्धि देखी गई, तो कृषि का जो नकारात्मक वृद्धि है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान देखी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1961 से 65 के दौरान जो है वो वृद्धि दर -0.1% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है 24 के बाद 25 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत कथन का चयन कीजिए। जो ब्याज दर आरबीआई अपने लंबी अवधि के ऋणों पर वसूलता है उसे रेपो दर कहते हैं, ये आपका सही कथन नहीं है दोस्तों, ये आपका असत्य कथन है। दूसरा है आपका कि वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसे भारत में बैंक दर कहते हैं, ये भी आपका स्टेटमेंट असत्य है, यानी दोनों कथन असत्य हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप जान लीजिए कि बैंक दर जो है वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों, सरकारी या सरकारी कंपनियों, बैंकों या वित्तीय संस्थानों इत्यादि को लॉन्ग टर्म ऋण दिया जाता है तो वो बैंक दर कहलाती है। जो ब्याज दर आरबीआई अपनी लंबी अवधि के ऋण पर वसूलता है उसे बैंक रेट कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, दोनों असत कथन है। 26 है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सत्य कथन है वो आपको चुनना है। तो सत्य कथन कौन सा है कि आरआरबी के लिए भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और उसे प्रतियोजित करने वाले बैंक क्रमशः 50%, 15% और 35% की पूंजी साझा करते हैं, ये आपका कथन सत्य है केवल, यानी ऑप्शन नंबर बी 26 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का पहचान कीजिए। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, यह कथन सत्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुला बाजार परिचालन का संबंध आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिनिधियों का क्रय और विक्रय से, यह भी कथन सत्य है। तो असत्य कथन ना ही पहला है ना ही दूसरा है, 127 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों के अंतर्गत नहीं आती है, वो है आपका कि खुले बाजार की क्रियाएं जो है वो साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों के अंतर्गत नहीं आती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी 28 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 29 है कि प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन यानी कि ट्रू स्टेटमेंट को चयन करना है। तो प्रभावी जो है राजस्व घाटा एक नई अवधारणा है जिसे संघीय बजट 2011-12 में पहली बार इस्तेमाल किया गया, ये आपका कथन सत्य है। इस घाटा में केंद्र सरकार के वे व्यय भी शामिल हैं जिसे वे राज्य सरकार को अनुदान के रूप में देता है, जिससे विकासशील परिसंपत्तियों का सृजन होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में दोनों कथन सत्य हैं, सो ऑप्शन नंबर सी 29 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला है कि राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा का जो संबंध होगा वो किससे होगा, वो होगा आपका दोस्तों कि ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, ये आपका राजकोषीय घाटा यानी कि आपका एक का आर हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है बजटीय घाटा, इसका हो जाएगा कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। और राजस्व घाटा क्या होगा, राजस्व घाटा जो हो जाएगा वो होगा आपका राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। और प्राथमिक घाटा वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक घाटा होगा ऋण दानों और ब्याज
अदायगियों की घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। इस प्रकार से ए का आर, 2 का पी, 3 का क्यू और 4 का एस, यानी कि ऑप्शन देखिए कौन सा, यानी कूट कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है 30 का, तो कूट आपका जो है ए में राइट आंसर है। ए का आर, 2 का पी, 3 का क्यू और 4 का एस। 31 है कि ब्रेटन वुड्स निम्न में से किस संगठन को जुड़वा कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, यानी कि IMF को, और क्या कहा जाता है, विश्व बैंक को। ठीक है, तो ए और बी इन दोनों को, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, एक और बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इन दोनों को जो कहा जाता है। 31 के बाद 32 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से आपके कथन जो है वो सत्य वो आपको बताना है। तो पहला है कि RBI केंद्र सरकार का बैंकर, ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट। RBI मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। RBI अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और वह भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो RBI के संबंध में चारों कथन सत्य हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी में देखिए चारों कथन दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 32 का। 33 है कि निम्न उपायों में से किसके या किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, तो किसमें होगी, वो निम्न कूटों के आधार पर सत्कथन का चयन कीजिए किनके परिणाम स्वरूप। तो पहला है कि केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा है कि लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी से जो है अर्थव्यवस्था मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, यह स्टेटमेंट फॉल्स है। सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिनिधियों का विक्रय, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किसके परिणाम स्वरूप होगी, आपका पहला स्टेटमेंट के स्वरूप और दूसरा परिणाम के स्वरूप, यानी कि केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जैसा कि एडुटेरिया के आंसर की यानी कि सॉल्यूशन में बताया हुआ है। 33 के बाद 34 नंबर है मिलान करें। सूची 1 में आपका संस्था और सूची 2 में स्थापना वर्ष दिया है, तो एक दूसरे से आपको मिलान करना है। तो पहला आपका क्या है दोस्तों कि भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम यानी ICICI, इसका स्थापना वर्ष कब था, इसका स्थापना वर्ष था दोस्तों 1955 यानी कि आपका पी का 4 हो जाएगा। दूसरा है आपकी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IDBI कहते हैं, इसका स्थापना वर्ष 1964 है, तो 1964 यानी कि आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्यू के बाद आर है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI का स्थापना वर्ष 1948 है, यानी 2 हो जाएगा। और लास्ट आपका बच गया भारतीय लघु उद्योग विकास निगम SIDBI, इसका स्थापना वर्ष 1990 है, यानी कि 3 हो जाएगा। तो सही मिलान है पी का 4, क्यू का 1, आर का 2 और एस का 3। तो आपका देखिए कूट नंबर आपका डी में देखिए पी का 4, क्यू का 1, आर का 2 और एस का 3 दिया है, सो 34 का डी राइट आंसर है। 35 है कि मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन यानी कि ट्रू स्टेटमेंट का आपको चयन करना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो बढ़ती मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत कम आपूर्ति और उपभोक्ताओं के मध्य निम्न क्रय शक्ति का संकेत देती है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। मुद्रास्फीति से उधार देने वाले को फायदा जबकि उधार लेने वाले को नुकसान होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मुद्रास्फीति से रिलेटेड आपका ना ही पहला स्टेटमेंट ट्रू है ना ही दूसरा सही है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और मुद्रास्फीति के प्रभाव आप जान लीजिए, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेटेशन, ऋणदाता और देनदार पर मुद्रास्फीति संपदा को ऋणदाता से देनदार की ओर पुनर्वितरित कर देती है। जैसे उधार देने वालों को नुकसान होता है, लेकिन मुद्रास्फीति से उधार लेने वाले को फायदा होता है, और स्फीति में ठीक इसके विपरीत असर देखने को मिलता है। इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट ना सही है ना दूसरा स्टेटमेंट सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 36 नंबर का प्रश्न है और उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो पहला है आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालिनोबिस के विचारों पर आधारित थी, आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना संचालित की गई, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल रोजगार सृजन पर था, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो उपरोक्त में से तीनों कथन सत्य हैं, यानी सभी तीन, ऑप्शन नंबर सी आपका 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है कि जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से, आपका स्टेटमेंट ट्रू है। 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है, ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की साक्षर जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। तो 5 की जगह यहाँ 7 होगा, इस कारण ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। तो केवल एक कथन सत्य होगा, 37 नंबर का ये राइट आंसर है। 38 नंबर है आपका कि भारत में प्रछन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो प्रछन्न बेरोजगारी जो मुख्य रूप से संबंधित है वो आपका कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से, ये दोनों क्षेत्र से जो है प्रछन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है भारत में। तो केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी 38 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है। 39 नंबर का प्रश्न, सॉरी इधर आ गया।
39 नंबर का प्रश्न है कि आयकर के संबंध में सत्य कथन का चयन करने और कौन से कथन सत्य है बताना है। यह एक प्रगतिशील कर है, यह आपका स्टेटमेंट ट्रू है। यह एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यह भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ये राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है, तो इसका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों। ये राज्य सरकार द्वारा नहीं, या भारत सरकार द्वारा जो है वो एकत्रित किया जाता है, इस प्रकार से तीसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आयकर के संबंध में केवल 1 और 2 कथन सही होंगे, सो ऑप्शन नंबर ए 39 नंबर का राइट आंसर होगा। 40 के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। जीडीपी डिफ्लेटर किसी देश के अस्थिर मूल्यों एवं चालू मूल्यों के जीडीपी का एक औसत है, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग जो मुद्रास्फीति के मापन हेतु किया जाता है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर की वैसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में निरंतरता के साथ साथ अस्थिर कालावधि में पारंपरिक धारणा के विपरीत मूल्य में वृद्धि होती जाती है, तो यह क्या कहलाती है? तो वह टर्म कहलाती है आपका तिरछा मुद्रास्फीति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका तिरछी मुद्रास्फीति राइट आंसर होगा 41 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 42 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है कि भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किनसे या किससे चालू खाते बनते हैं? तो बनते हैं आपका व्यापार संतुलन से बनते हैं, और किससे बनते हैं? वो अदृश्य मदों के संतुलन से बनते हैं, ठीक है, चालू खाते। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 और 3 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी 42 नंबर के प्रश्न का। 43 नंबर का प्रश्न है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कृषि समझौते के तहत सब्सिडी बॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को अत्यधिक व्यापार विकृत करने वाला माना जाता है और वे कमी की प्रतिबद्धताओं के अधीन है, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी व्यापार यानी कि विकृत करने वाली मानी जाती है और वे कमी की प्रतिबद्धताओं के अधीन है, प्रतिबद्धताओं की, आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी उत्पादन समिति कार्यक्रमों से जुड़ी होती है और इसलिए उन्हें कमी की प्रतिबद्धताओं से छूट प्राप्त है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो दूसरा और तीसरा जो है WTO कृषि समझौते के तहत सब्सिडी बॉक्स के संदर्भ में सही है, तो दूसरा और तीसरा यानी कि 43 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 44 है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC की बैंकों से मुख्य भिन्नता क्या है? तो मुख्य भिन्नता है कि NBFC अपने यहाँ जमा पैसे करने वालों को खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं देते हैं, ये प्रमुख भिन्नता होती है। सो ऑप्शन नंबर सी 44 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके समान होती है? तो समान होती है दोस्तों साधन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है, एक समान होती है किसी देश की राष्ट्रीय आय। सो 45 का भी राइट आंसर है। 46 से कि निम्न में से किसने अर्थव्यवस्थाओं को समृद्धि की दिशा का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय समुच्चयों का प्रयोग का सूत्रपात किया? तो सूत्रपात किए साइमन कुजनेट्स। किसने? साइमन कुजनेट्स ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में मुद्रा संबंधी नेटों का निर्गमन व्यवस्था आधारित है, तो यह व्यवस्था आधारित है न्यूनतम सुरक्षित निधि व्यवस्था पर। 47 नंबर का ए राइट आंसर होगा। 48 के निम्न कथनों पर जो है विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन कौन सा है? पहला है कि अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था, यह आपका स्टेटमेंट ट्रू है। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी के सरकार तथा TD लकड़वाला को दिया जाता है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, 48 नंबर का सी राइट आंसर होगा। 49 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्न कथनों को विचार कीजिए और असत्य कथन का पहचान कीजिए। तो लॉरेंज वक्र जितनी पूर्ण समता रेखा के पास होगी आय की विषमता उतनी अधिक होगी, ये लॉरेंज वक्र से संबंधित आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा, आय की विषमता को कुजनेट्स विषमता वक्र से मापा जाता है, ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों। इस कारण से जो है आपका 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लॉरेंज वक्र जितनी पूर्ण समता रेखा के पास होगी आय की विषमता जो है उतना ही कम होगी। और दूसरा है कि लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की मैप से संबंधित है, आय की विषमता के प्रति व्यक्ति आय या कुजनेट्स विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता है। इस प्रकार दोनों असत्य कथन हो जाएंगे, सो ऑप्शन नंबर सी 49 का राइट आंसर है। 50 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी कि नरेगा को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब कर दिया गया? नरेगा को मनरेगा कब कर दिया गया? वो कर दिया गया दोस्तों आपका 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी 50 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 51 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला आपका कथन है कि आयात प्रतिस्थापन का संबंध जो है अंतर्मुखी व्यापार नीति से होता है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो सत्य कथन 1 और 2 दोनों हैं, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेट नंबर 9 के 51 नंबर प्रश्न का। 52 नंबर का प्रश्न है कि GDP की परिभाषा में कौन से घटक शामिल होते हैं? तो GDP की परिभाषा में जो है आपको कौन कौन घटक होते हैं? एक होते हैं आपका पहला नियत समय अवधि होता है, दूसरा आपका देश की सीमा के अंदर अंतिम वस्तु तथा सेवा का उत्पादन होता है, और तीसरा जो होता है कि विदेशियों द्वारा देश के सीमा क्षेत्र में किया गया उत्पादन। ये तीनों जो है GDP की परिभाषा में घटक शामिल होते हैं। तो 1, 3
3 और 4 यानी कि 1, 3 और 5 सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1, 3 और 5 जो है सही आपका मिलान है। 53 है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो योजना अवकाश की भारत में अवधि थी दोस्तों 1966 से लेकर 1969 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 54 है कि त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी मद को शामिल नहीं किया जाता है। तो शामिल नहीं किया जाता है शुद्ध निर्यात व्यय को जो है शामिल नहीं किया जा सकता है राष्ट्रीय आय की गणना में। सो ऑप्शन नंबर सी 54 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध निर्यात व्यय। नेक्स्ट है आपका 54 के बाद 55 नंबर का कि बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा बाजार मूल्य पर। तो उसको करना होगा दोस्तों आपको अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी घटाना होगा। इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा। सो 55 का सी करेक्ट आंसर है। 56 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। राष्ट्रीय आय का आशय जो है निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से ही आपका स्टेटमेंट ट्रू है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, यह स्टेटमेंट ट्रू है। तो असत्य कथन ना ही 1 है ना ही 2 है। सो ऑप्शन नंबर डी 56 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 57 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से असत्य कथन है वो आपको बताना है। तो पहला है आपका कि राष्ट्रीय आय का आशय जो है निवल या राष्ट्रीय उत्पाद से ही आपका भी 56 तो हमने पढ़ लिया है, दो बार 56 जो है आपका जो है प्रिंट हो गया है। 57 है कि एक अवधारणा के रूप में पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो सक्षम क्या बनाती है? देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को सक्षम बनाती है। इस प्रकार से केवल डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट है आपका 52 के बाद 56 के बाद 57 के बाद 58 नंबर का प्रश्न कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक क्या क्या होते हैं। तो आवश्यक कारक जो होते हैं आपके भौतिक पूंजी, श्रम, भूमि और उद्यम, ये चारों आवश्यक कारक होते हैं किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 58 नंबर के प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व, ये सही है। अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। इस प्रकार से आपका 59 का बी जो है राइट आंसर होगा। 60 है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इस नामक पुस्तक जो है वो है जेम किन्स ने लिखा था। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक जेम किन्स। 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में भारत में शुरू की गई उदारीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। वो है आपका कि आयात प्रतिस्पर्धा नीतियों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये आपका जो है प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन नंबर बी 61 का राइट आंसर है। 62 है कि 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत वित्तीय क्षेत्र सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कथन पहला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका बैंकों के नियंत्रक से नियामक में बदल गई, आपका स्टेटमेंट सही है। निजी क्षेत्र के बैंकों में 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति दी गई, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और ब्याज दरों को धीरे धीरे नियंत्रण मुक्त कर दिया गया, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि 62 नंबर का आपका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही विकल्प हैं। 63 है कि 1991 में LPG सुधारों को अपनाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन थे। तो LPG अपनाने के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो वो थे आपका पहला कि भुगतान संतुलन संकट है, दूसरा विदेशी मुद्रा भंडारण में गिरावट, तीसरा उच्च मुद्रास्फीति और चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का दबाव। ये चारों जो है वो LPG सुधारों को अपनाने के प्रमुख कारण थे। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर के प्रश्न का। 64 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, नीति और विशेषताएं। तो उदारीकरण नीति का विशेषता क्या है दोस्तों, वो है आपका उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कब हुआ। दूसरा निजीकरण हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों का जो है विनिवेश। और भूमंडलीकरण जो है विदेशी फर्मों का प्रवेश। यानी कि आपका करेक्ट मिलान जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 2, बी का 3 और सी का 1, 2, 3, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर के प्रश्न का 65 है आपका कि अभिकथन यानी कि असर्शन और रीजन से संबंधित प्रश्न है। असर्शन है कि उदारीकरण की नीति ने कई उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटा दिया है। ठीक है, तो असर्शन आपका सही है। और रीजन क्या है आपका कि इसका उद्देश्य नौकरशाह विलंबता को कम करना और दक्षता को बढ़ावा देना है। तो रीजन भी सही है और रीजन जो है असर्शन का जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर है 65 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 66 है कि 1991 के बाद वित्तीय उदारीकरण को किस समिति की सिफारिशों ने प्रभावित किया। तो नरसिम्हा समिति, किसने? नरसिम्हा समिति ने प्रभावित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे देशों के लिए अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में जानी जाती है। तो जानी जाती है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर के प्रश्न का। 68 है कि विश्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कथन सही है विश्व बैंक से संबंधित। तो यह मुख्य रूप से वित्तीय संकट से जूझ रहे देशों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि
IBRD और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA शामिल है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। इसका प्राथमिक ध्यान बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास पर, यह भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो विश्व बैंक के संबंध में केवल 2 और 3 कथन सही होंगे, यानी कि 68 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 69 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है। 69 के अभी कथन यानी कि असर्शन और रीजन से संबंधित प्रश्न है कि असर्शन है कि WTO ने टैरिफ और व्यापार पर समान समझौते यानी कि गैट का स्थान ले लिया है, ये आपका कथन जो है वो आपका सही है। दूसरा है कि कारण है कि गैट के पास व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए संस्थागत ढांचा और कानूनी अधिकार नहीं था, तो आपका रीजन भी सही है और कथन का जो सही व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार से आपका 69 का ये राइट आंसर होगा। 70 नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से समझौते विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अंतर्गत है। वो कौन कौन से समझौते हैं, वो आपका समझौता है कृषि समझौता यानी कि IOA, दूसरा आपका है बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू यानी कि ट्रिस्ट, और तीसरा है सेवाओं के व्यापार पर समान समझौते यानी कि GTS। ये तीनों जो है समझौते जो है वो आपका विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अंतर्गत है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 70 नंबर के प्रश्न का। 71 है कि 24-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का रैंक प्रतिशतता के अनुसार कितना है, तो भारत का रैंक जो है 7वां है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 नंबर के प्रश्न का। 72 है कि 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प को चुनें। तो गलत विकल्प कौन सा है, वो दोस्तों गलत विकल्प है आपका 72 नंबर के प्रश्न का कि भारत जो है दूरसंचार, कंप्यूटर और IT सेवाओं का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। ये आपका कथन जो है वो असत्य है, यानी कि फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 जो है गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका केवल बी राइट आंसर है। तीसरा सबसे बड़ा देश नहीं दोस्तों, ये दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, इस कारण से आपका स्टेटमेंट फॉल्स है 72 का। 73 है कि 24-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 24-25 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स पहुंच जाएगा अमेरिकी बिलियन डॉलर में, तो वो 640 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा यानी कि GDP का परसेंटेज है, तो है 5.6% है, यानी ऑप्शन नंबर ए 74 का करेक्ट आंसर है। सेट नंबर 9 का देखिए 75 नंबर का प्रश्न के 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन करना है। तो सही कूट क्या है आपका कि वित्त वर्ष 26 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का उम्मीद है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है, ये भी कथन सत्य है। 175 नंबर का आपका C 1 और 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 76 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हासिल करना है, तो कितने प्रतिशत, वो 8% की वृद्धि हासिल करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 76 का राइट आंसर है। 77 नंबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के आंकड़ों के अनुसार कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पहुंच गई है, वो आपका 209.4 गीगावाट पहुंच गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 77 का राइट आंसर होगा। 78 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करें और कौन सा कोड जो है सही है वो आपको बताना है। तो 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन, तो इसका जो है सही मिलान हो जाएगा वो होगा आपका ए का 4 हो जाएगा 332.3 मिलियन टन, ठीक है। दूसरा आपका वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर, इसका जो सही मिलान है वो आपका 3.2% है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान आपका 16% है और वित्त वर्ष 2025 में FDI प्रवाह जो है वो आपका कितना है 55.6 बिलियन है, यानी कि आपका सही मिलान ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 है। ऑप्शन नंबर ए 78 का राइट आंसर होगा। 79 नंबर का प्रश्न है कि 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। तो पिछले 5 वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती गई है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो सत्य नहीं है। और भारत का राजकोषीय घाटा पिछले 5 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है, ये भी सत्य नहीं है, यानी कि न तो 1 सही है ना ही 2 सही है। 79 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक GDP वृद्धि पिछले 5 वर्षों में लगातार नहीं बढ़ रही है, या पिछले 5 वर्षों में बढ़ती या घटती दिख रही है, और राजकोषीय घाटा का पिछले 5 वर्षों में लगातार घट रहा है, और यह 21 में 9.2% और 23-24 में यह है 5.6% था। इस कारण से ना 1 सही है ना ही 2 सही है। 79 के बाद 80 है 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 2025 में GVA में कितने प्रतिशत का योगदान देता है, तो GVA में कितने प्रतिशत, वो 55% का योगदान देता है। सो 80 नंबर का सी राइट आंसर होगा। 81 नंबर का प्रश्न देखिए कि 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन सा है, पहला है कि सतत जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाई पहल जिससे 2031 तक वैश्विक स्तर पर 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित बचत हो सकती है, ये आपका कथन जो है वो सही है।
और भारत के कार्बन सिंक में 2.29 अरब टन CO2 समतुल्य तक बढ़ गया है, यह भी आपका कथन सत्य है। और भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता के 49% तक पहुँच गई है, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों। 49% तक नहीं, वो 46.8% तक पहुँच गई है, इस कारण से तीसरा आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो केवल जो है आपका 1 और 2 सही कथन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा 81 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 82 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है कि 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी यानी कि LFPR है, तो महिला श्रम दर भागीदारी कितना, वो 41.7% है। नेक्स्ट है 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, वो है आपका केवल पहला कथन कि हाल के 3 वर्षों में CPI मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आई है, इस कारण से 83 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 84 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 84 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो वो अनुमान लगाया गया है दोस्तों 6.2% की वृद्धि का। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में किन 2 उभरते क्षेत्रों के लिए विकसित भारत दृष्टिकोण के तहत रोजगार सृजन के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के रूप में रेखांकित किया गया है, तो रेखांकित किया गया डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 85 नंबर के प्रश्न का। 86 के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर व्यय है, तो सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर व्यय जो है वो 48% है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार। मिश्रित अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश का कुल निर्यात यानी कि अमेरिकन बिलियन डॉलर में है, तो कुल निर्यात जो है 437.3 अमेरिकन बिलियन डॉलर में है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और सरकारी स्वास्थ्य व्यय जो है 29% से बढ़कर जो है 48% हो गया। और जान लीजिए क्या कर 2023-24 में देश का कुल निर्यात 437.1 बिलियन डॉलर था, और 23-24 में देश का कुल आयात जो है वो 678.2 बिलियन डॉलर था। और पिछले कुछ वर्षों में भारत का विदेशी ऋण जो है वो अस्थिर रहा है, इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 88 के आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत का बाहरी ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान क्या है, तो इसका जो अनुमान होगा दोस्तों वो होगा आपका कि 19.2% है, या फिर कितना है 19.4, तो 19.4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 88 नंबर के प्रश्न का। 89 के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार गिनी गुणांक यानी उपभोग व्यय में असमानता एक मापक है, तो असमानता एक मापक है किसका दोस्तों, वो घटता रहता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 89 नंबर के प्रश्न का। 90 नंबर का प्रश्न देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार MSME को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए फंड है, तो कितना फंड है, वो है आपका 50,000 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर ए 90 का राइट आंसर होगा। 91 नंबर के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक कितनी बार बजट पेश किया है, तो 8 बार पेश किया है। सो ऑप्शन नंबर सी 91 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर का प्रश्न क्या है। 92 के बजट 2025-26 का विषय क्या था, 25-26 का बजट था सबका विकास, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 93 निम्नलिखित में से कौन सा बजट 25-26 के अनुसार विकसित भारत के 6 सिद्धांतों में शामिल नहीं था, तो वह है आपका भुखमरी का उन्मूलन जो है वो विकसित भारत के 6 सिद्धांतों में शामिल नहीं था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 93 का। सॉरी, शून्य गरीबी नहीं, भुखमरी का उन्मूलन तो बी न हो जाएगा जी, भुखमरी का उन्मूलन यानी बी। 94 है आपका कि केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार कौन सा विकल्प जो है वो इंजन में शामिल नहीं था, तो इंजन में शामिल नहीं था वो है आपका उद्योग। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 94 का। 95 केंद्रीय बजट 25-26 में परिवर्तनकारी सुधारों के कितने क्षेत्र जो है उजागर किए गए, तो उजागर किए गए केवल 4 क्षेत्र दोस्तों, केवल 4 क्षेत्र में कौन कौन से, कालाधन, वित्त, बिजली और विनियामक सुधार, ठीक है। तो कालाधन, बिजली, आपका नियामक सुधार, वित्त, इस प्रकार से आपका केवल 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 95 का। 96 के केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार बजट का कुल आकार यानी कि लाख करोड़ रुपया में है, लाख करोड़ रुपया कितना में है दोस्तों, वो है आपका 55.60 लाख करोड़ के रुपया की तुलना में है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका 50.65 यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 96 नंबर के प्रश्न का। 97 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि केंद्रीय बजट 25-26 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है, तो अनुमानित जो राजकोषीय घाटा है वो 4.4 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा 97 का। तो 4.4% ऑप्शन नंबर डी 97 का करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर है कि केंद्रीय बजट 25-26 में सरकार के आय के स्रोत के बारे में उपरोक्त कथन में से योगदान के घटने क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो घटते क्रम में सबसे ज़्यादा पहले होगा उधार एवं अन्य देनदारियाँ, उससे 24% का होता है, तो पहला ए हो जाएगा। उसके बाद आपका आयकर होगा 22%, फिर आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सकल सेवा कर, उसके बाद डी हो जाएगा, और लास्ट में निगम कर आपका 17% यानी कि बी हो जाएगा। इस प्रकार से ए सी डी बी ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा 98 नंबर के प्रश्न का, जो कि आय में योगदान के घटते क्रम में है। 99 है कि केंद्रीय बजट 25-26 के बारे में
में गलत कथन को पहचान करना है। तो गलत कथन कौन सा है वो बताइए। तो पहला है आपका गलत कथन, वो है आपका राजकोषीय घाटा जो है 15,70,936 करोड़ रुपया, ये आपका गलत कथन है। और दूसरा गलत कथन है संशोधित कर व्यवस्था में मूल छूट सीमा 4.5 लाख तक है। ये दोनों कथन जो है वो 25-26 केंद्रीय बजट के बारे में गलत है, यानी कि बी और डी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 99 नंबर के प्रश्न का। देखिए सेट नंबर 9 का 100वां नंबर का प्रश्न, केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार सबसे अधिक राशियाँ कहाँ आवंटित किया गया है। तो सबसे अधिक राशियाँ जो है ब्याज भुगतान पर आवंटित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 101 नंबर का प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या था। तो बिहार का स्थान जो है वो तीसरा था, तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी जो है पहला है और दूसरा कौन है, महाराष्ट्र है, उसके बाद तीसरा पर आपका बिहार और चौथा पर पश्चिम बंगाल है। 102 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों में उच्चतम जनसंख्या 10 की वृद्धि के लिए अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो अवरोही क्रम में आपका जो होगा वो होगा आपका मधेपुरा सबसे ज़्यादा, उसके कम किशनगंज, उसके बाद अररिया, उसके बाद खगड़िया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मधेपुरा, किशनगंज और अररिया और खगड़िया। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर क्या है। तो बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है दोस्तों 59.8% है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 नंबर के प्रश्न का। 104 नंबर का प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो आपका कितना है, 10,40,99,452 है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 104 नंबर के प्रश्न का। 105 है कि 2011 के जनगणना के संदर्भ में गलत कथन को पहचान करें। तो बिहार का जो लिंग अनुपात था जो 935 था वो गलत कथन है दोस्तों, कितना था, 918 था, ये आपका गलत कथन है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बाकी ये सभी जो है बिहार के संदर्भ में सही कथन है। 106 है कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित का मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिम चंपारण है, इस प्रकार से आपका ए का बी हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो आपका पटना हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों गोपालगंज, यानी कि आपका सी का 3 का सी। और लास्ट है उच्चतम बाल लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज, यानी कि आपका जो सही मिलान है BACD है। तो BACD कौन सा कूट में दिया है। तो BACD जो है कूट बी में दिया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 106 के बाद 107 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, बिहार की जाति सर्वेक्षण 2022 के संबंध में सही कथन का पहचान कीजिए। ठीक है, सही कथन का पहचान कीजिए। ये 4 कथन दिया हुआ है, कौन कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है पहला कि इसकी अधिसूचना 6 जून 2022 को जारी की गई थी, तो ये आपका जो है कथन वो सही है। और दूसरा है कि इसका संचालन बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा किया गया, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों। यह बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इसका संचालन किया गया था। जाति जनगणना का पहला चरण 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ, यह कथन सत्य है। और जाति जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किए गए, ये भी सही है। तो केवल 3 जो कथन है वो सही है और एक जो है गलत है, वो दूसरा नंबर का गलत है। इस प्रकार से केवल 3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 108 है कि जाति सर्वेक्षण 2022 के बारे में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जनसंख्या और श्रेणी, जनसंख्या श्रेणी और प्रतिशत दिया हुआ है। तो पहला है आपका ओबीसी जनसंख्या श्रेणी का प्रतिशत कितना है, 27.12% है। और ईबीसी का कितना प्रतिशत है, वो 36.01% है। एससी का कितना प्रतिशत है, वो है 19.65% है। और समान का कितना है, वो है आपका 15.52 है। इस प्रकार से आपका जनसंख्या श्रेणी और प्रतिशत से सही मिलान आपका कूट नंबर बी है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 109 नंबर का प्रश्न है कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बिहार में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा है वो हिंदू कितना है 81.99%, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, उसके बाद बौद्ध। इस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका बिहार में जाति सर्वेक्षण 2022 के अनुसार विभिन्न धर्मों की जनसंख्या के क्रम को व्यवस्थित किया हुआ है। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है 1931 में आयोजित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा।
111 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वो आपका सत्य है, वो आपका चुनना है। तो सत्य कथन है कि 2024 में यह चक्रवात उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में बनने वाला तीसरा चक्रवात है, दाना जिसका नाम है। ये कथन आपका सत्य है। बाकी जो है दाना का नामकरण भारत के द्वारा किया गया, ये जो है गलत है दोस्तों, ठीक है। दाना का नामकरण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है, कमेंट में आंसर देना है। दाना का जो नामकरण है वो कतर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका केवल 2 सही है और 1 गलत है। 111 के बाद 112 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनना है। तो वैश्विक भूखमरी 2024 सूचकांक जो जारी हुआ है उसके संबंध में, तो पहला है आपका कि वैश्विक स्तर पर 2024 में GHI स्कोर 18.3 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। ये आपका कथन जो है वो सत्य है। और GHI रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों, ठीक है। वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, वो आयरिश एजेंसी, कर्जन वर्ल्ड वाइड तथा जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा जारी किया जाता है। इस कारण से आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। और वर्ष 2030 तक भूखमरी समाप्त करने की संभावना अब बहुत कम मानी जा रही है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 और 3 दोनों कथन सत्य हैं, सो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में भारत जो है 101वां स्थान प्राप्त किया है, 105वां स्थान प्राप्त किया है। कितने देशों में, 127 देशों में भारत 105वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट 122 के बाद 123 है कि विश्व का पहला लेखकों का गांव किस राज्य में स्थित है। विश्व देश का पहला, तो देश का पहला जो है लेखकों का गांव जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा काबो वर्डे के बाद किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित करने वाला दूसरा देश बन गया है, मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला, तो बन गया है मिस्र। मिस्र जो है दूसरा देश बन गया है, WHO के द्वारा जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 114 का राइट आंसर होगा। 115 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने का फैसला किया है, तो फैसला किया आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है MPI 2024 के अनुसार विश्व भर में कितने लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो है आपका 1.1 बिलियन लोग, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा 116 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 117 नंबर का प्रश्न क्या है कि जैव विविधता पर सम्मेलन का COP16 कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों, इसका फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तो ये कैली और कोलंबिया में आयोजित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मूनलाइट कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा, किससे संबंधित है। तो मूनलाइट कार्यक्रम जो है आपका चंद्रमा के लिए संचार एवं नेविगेशन बुनियादी के ढांचे का विकास से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी 118 का राइट आंसर होगा। 119 है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर एक नया मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित करने की मंजूरी दी है, ठीक है, जहां सतह से मार करने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और सामरिक मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा। तो है आपका दोस्तों 119 नंबर का प्रश्न का होगा वो नागया लंका जो कि आंध्र प्रदेश में यह जगह है, नागया लंका। ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस स्थान पर जो है मंजूरी दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। 119 के बाद 120 नंबर का प्रश्न है कि भारत में लेडी जस्टिस की प्रतिमा के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिमा यूनान की न्याय की देवी से प्रेरित ही, आपका कथन सही है। भारत में यह प्रतिमा सबसे पहले 19वीं सदी में अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों, ठीक है। ये 17वीं सदी में लाई गई थी, ना कि 19वीं सदी में। तो केवल पहला कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए 120 का राइट आंसर होगा। 121 है कि कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया है। घोटालों से बचो अभियान केंद्र सरकार ने किसके साथ मिलकर शुरू किया है, तो ये अभियान जो है मेटा के साथ मिलकर शुरू किया है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 122 का। 123 है कि मेरी पंचायत ऐप केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया, इसका संबंध क्या है। तो प्रारंभ किया गया जो है वो स्थानीय मौसम से इसका जो है संबंध है। मेरी पंचायत ऐप 123 नंबर का ये राइट आंसर होगा। 124 है कि स्काई स्कैनर के 2025 की ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए शीर्ष यात्रा गंतव्य कौन सा है, तो शिलोंग मेघालय है, यानी ऑप्शन नंबर डी 124 का करेक्ट आंसर है। 125 है कि हाल ही में बिहार में 9 जिलों में खनिज भंडार की प्राप्ति हुई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। तो आपका
आपका जो है आपका नालंदा में सफ़ेद अभ्रक सही है, आरा में चूना पत्थर ये सही है, जम्मू में ग्रेनाइट सही है, लेकिन भागलपुर में सिलिका ये आपका जो है गलत है, भागलपुर में तांबा और जस्ता, ठीक है। इस प्रकार से ये गलत मिलान है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 126 है कि हाल ही में केंद्र मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार को समाप्त करके उसकी जगह किस पुरस्कार को शुरू किया है, उसकी जगह अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार को शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी 126 का राइट आंसर है। 127 है कि 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया था, तो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तंत्रिका नेटवर्क के विकास के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, यानी कि 127 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 है कि 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन को दिया गया, तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो निहान हिंडाल्को को दिया गया, उस संगठन का नाम है निहान हिंडाल्को, यानी ऑप्शन नंबर सी 128 का राइट आंसर है। 129 नंबर का प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया, ये जो है माइक्रो आरएनए की खोज और जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण में इसके योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। 130 है कि नीचे दिए गए में से कौन से कथन जो है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 के संदर्भ में सही नहीं है, तो है कि यह योजना जो है सभी निजी कार मालिकों को लाभ पहुंचाएगी, ये आपका जो है सही योजना के संबंध में सही नहीं है कथन, सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा योजना का नाम है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। 131 है कि आयात के लाइव अपडेट हेतु मैप माई इंडिया ऐप की सुविधा उपलब्ध कराने वाला बिहार राज्य बन गया है, तो वो बिहार जो चौथा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए, तो सत्य कथन कौन सा है, हाल ही में अररिया जिले में बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गया है, तो अररिया जिले में नहीं दोस्तों, ये कैमूर और रोहतास जिले में जो है अवस्थित है, तो पहला फॉल्स है। यह मंजूरी बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने दिया है, तो यह बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने नहीं दिया है दोस्तों, यह जो भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत मिला है। इस प्रकार से दोनों कथन फॉल्स हैं, तो ना ही एक सही है ना ही दो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए, तो पहला है कि 13 से 16 वर्ष की आयु की बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की शुरुआत की गई है, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों। 13 से 16 नहीं 9 से 14 वर्ष की आयु के लिए, ठीक है, 9 से 14 वर्ष के आयु के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला फॉल्स हो जाएगा। इस दौरान बच्चों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV का टिकट लगाया गया है, ये आपका स्टेटमेंट सही है, तो गलत कथन केवल एक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 133 का करेक्ट आंसर होगा। 134 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, 134 है कि राष्ट्रीय कृषि संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कृषि चक्र में मानक तैयार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 125 है कि भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित बहुभाषी और मल्टी मॉडल जनरेटिव AI मॉडल किसके नेतृत्व में विकसित की जा रही है, तो ये विकसित की जा रही है IIT मुंबई के नेतृत्व में, यानी ऑप्शन नंबर डी 135 का राइट आंसर होगा। 136 है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन लुपेक्स की मंजूरी दी है, यह किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है, तो यह प्रयास है दोस्तों जापान देश के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा जापान। 137 है कि भारत की पहली सुपर कैपेसिटर उत्पादन सुविधा कहाँ स्थापित की गई है, सुपर कैपेसिटर उत्पादन सुविधा जो है वो केरल में स्थापित किया गया है, भारत का पहला है यह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 137 का करेक्ट आंसर होगा। 138 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का पहचान कीजिए। वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि GHI में भारत का स्थान 105वां है, यह आपका कथन सत्य है। भारत में भूख के स्तर को देखते हुए इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है, ये भी आपका कथन सत्य है, तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य हो जाएंगे और 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 139 है कि महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर की सीधी ऊंचाई कितनी है, तो बापू टावर की सीधी ऊंचाई 102 फीट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बापू टावर यह पटना के गर्दनी बाग में यह लगाया गया है, इसका उद्घाटन हुआ है 2024 को 2 अक्टूबर के दिन। 140 नंबर का प्रश्न है कि बिहार फिल्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन जो है पटना में आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य है बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना, और उद्घाटन जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। 140 के बाद 141 नंबर से आपका जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे, तो आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो है वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है 141 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को, ठीक है। तो आपको जो 150 प्रश्नों का PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 10 के साथ मिलते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।